हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स क्विज लाया करते हैं। आज है 21 फरवरी। 21 फरवरी के दिन स्वागत रहेगा आपका करंट अफेयर्स क्विज की क्लास में। ये क्लास कब अपलोड की जाती है? एवरी डे सुबह 6:15 बजे अपलोड की जाती है अपने इसी YouTube चैनल एड्यूरोही नॉलेज वाइब पर। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहेगी। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। हाल ही में 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? केवल 10 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से बता देंगे। और मैं बता दूं आपको, दिल्ली के नए सीएम के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दी है। डिटेल्ड वीडियो कब बनाई थी? कल रात बनाई थी। कल रात अपलोड भी कर दी थी मैंने, देर रात तक अपलोड कर दी थी। दिल्ली की सियासत में कितने मुख्यमंत्री हुए, कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, बीजेपी की तरफ से कितनी महिला मुख्यमंत्री हुई है, सारी बात मैंने बताई है। सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किस मंत्री का रहा, किस मुख्यमंत्री का रहा, ठीक है, वो सारी बात मैंने बता दी है। और उस कक्षा का नाम है 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। फोटो लगी होगी, वो देख लेना। तो इसमें नाम किसका आएगा? रेखा गुप्ता। अगर लिखा होगा आपने तो बहुत अच्छी बात है। आज यानी कि ये 21 तारीख को मैंने बताया है आपको, कल इन्होंने शपथ ली थी 20 तारीख को, ठीक है, आज है 21। तो यहां पर बात चर्चा हो रही थी कि प्रवेश वर्मा जो हैं वो यहां पर सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है 19 फरवरी यानी कि परसों बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, उसमें इनका नाम जो है वो चयनित किया गया। इनके नाम की घोषणा हुई कि विधायक दल का नेता कौन होगा? रेखा गुप्ता होंगी। और फिर आपको पता है कल इन्होंने शपथ भी ले ली। कहां पर? तो रामलीला मैदान में। इनके साथ में 6 अन्य मंत्रियों ने शपथ भी ली। उनके बारे में भी मैंने इस डिटेल वीडियो में बता दिया है, वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो आपको परेशानी उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहां पर आपको मैं थोड़ा सा ये बता दूं, रेखा गुप्ता जो है पहली बार विधायक बनी है, पहली बार ये एमएलए बनी है। कहां से, कौन सी सीट इन्होंने जीती है? शालीमार, शालीमार बाग नाम से जगह है, विधानसभा सीट वो जीती हैं। दिल्ली में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 70 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, 22 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। क्लियर हो गया? डिटेल वीडियो देख लेना। दिल्ली के सीएम, दिल्ली की राजनीतिक यात्रा कर जाएंगे आप उस वीडियो में, 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर में। चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। दिल्ली में ये बनी है रेखा गुप्ता। डिटेल्ड वीडियो आप देख लेना, स्पेशली 10 मिनट शो। दिल्ली में भाजपा की सरकार कितने समय के बाद आई है? तो आप लिख देंगे 26-23 साल के बाद में। इससे पहले कौन थी दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की तरफ से? तो आपको पता है सुषमा स्वराज, 1998 के आसपास की बात है जब वो सीएम थी। हरियाणा ने 3 सीएम दिए हैं दिल्ली को। ये भी हरियाणा से बिलोंग करती हैं, जींद में जन्म हुआ इनका। सुषमा स्वराज जो थी वो भी हरियाणा में जन्मी, अंबाला कैंट में। अरविंद केजरीवाल वो भी हरियाणा से बिलोंग करते थे, करते हैं, मतलब जन्मे तो जीवित है ना वो, ऐसे। तो चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन आज 21 फरवरी 2025 को दिल्ली में करेंगे। जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन है वो व्यक्ति जो सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला संस्करण का उद्घाटन करने जा रहे हैं आज, यानी 21 फरवरी है, आज है ना। तो जल्दी से बता देंगे, 10 सेकंड का समय है आपके पास। क्या आएगा जवाब इसका? तो यहां पर अगर लिखा होगा आपने नरेंद्र मोदी, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का। यहां पर छोटा सा यहां पर पढ़ सकते हैं, ये पीआईबी के द्वारा प्रकाशित किया गया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। कॉन्क्लेव में क्या होगा? कॉन्क्लेव में नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा होगी। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को यहां पर एक साथ लाया जाएगा। आज कई देशों के लोग यहां पर आएंगे। यहां पर जैसे हम सोल की बात करें तो ये गुजरात में एक नेतृत्व संस्थान है
जो कि जनता के सेवकों को जनहित में आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपको बातें ध्यान में रखनी है। वहीं जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान कौन है, तो ये वर्तमान में शिक्षा मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षा मंत्री। और आपको पता है कि जो हमारा शिक्षा विभाग होता है, शिक्षा मंत्रालय होता है ना, उसमें दो विभाग हैं। एक तो होता है उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग में अभी हाल ही में नियुक्ति हुई थी, कुछ ही समय पहले, मैंने वीकली करंट अफेयर्स वाली कक्षा में वो किया भी था। तो उसमें कौन आए हैं नए, डॉक्टर विनीत जोशी। विनीत जोशी आपको लिखना है। विवेक जोशी जो है ना, विवेक जोशी वो बने हैं अपने चुनाव आयुक्त बने हैं, चुनाव आयुक्त। एक और विभाग होता है जिसे हम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कह देते हैं, उसमें अपने संजय कुमार हैं। गिरिराज सिंह के बारे में तो आप जानते होंगे कि ये कौन है, तो ये कपड़ा मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान समय में। सी आर पाटिल के बारे में भी आप जानते होंगे, मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था सी आर पाटिल ये कौन है, ये केंद्रीय जल मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, उद्घाटन किया गया है राजस्थान में उदयपुर में, वो जो अखिल भारतीय स्तर पर जल मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, उसमें ये गए हुए थे सी आर पाटिल। उन्होंने कुछ बातें भी कही जो मैंने आपको कल 20 तारीख वाली क्लास में बताई थी। आज 21 फरवरी है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, नेक्स्ट थोड़ा सा यहां पर पढ़ सकते हैं, जिसकी बारे में मैंने आपको बात बताई है कि आज उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। कहां पर उद्घाटन किया जाएगा, भारत मंडपम में किया जाएगा। और जैसे देखा जाए इसका नाम क्या है, सोल लीडरशिप सम्मेलन, पहला संस्करण रहेगा इसका ये। इस अवसर पर जितने भी लोग आएंगे उनको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और इसके साथ साथ में भूटान के प्रधानमंत्री भी आएंगे, दाशो शोरिंग तोबगे, मुख्य अतिथि के रूप में वो भी भाषण देंगे। कितने दिन तक चलेगा ये सम्मेलन, आज 21 तारीख है, कल तक चलेगा, यानी 21 और 22 फरवरी तक चलेगा। 2 दिवसीय ये सम्मेलन है, सोल लीडरशिप सम्मेलन। एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां पर राजनीतिक, खेल, कला, मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय, सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपनी प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे। और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा होगी। अलग अलग क्षेत्र के, मैंने कहा ना कि यहां पर सभी लोग एकत्रित होंगे, तो वो एक मंच आप देखेंगे, आप सुनिएगा। अगर कोई अपनी प्रेरक जीवन यात्रा साझा करने वाला है और वो भी विश्व के बड़े बड़े लोग, तो क्या है, हमें भी सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। तो चलिए, इसके अलावा सम्मेलन जो है वो सहयोग और विचार नेतृत्व के एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे युवा दर्शकों को प्रेरित करने के लिए विफलताओं और सफलताओं दोनों से सीखने की सुविधा मिलेगी। बहुत बेहतरीन। थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, सोल के बारे में। सोल का मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। ये गुजरात में एक आगामी नेतृत्व संस्थान है जो जनता के सेवकों को जनहित में आगे बढ़ाने में सक्षम भूमिका निभाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से भारत में राजनीतिक नेतृत्व के परिदृश्य को व्यापक बनाना है और उन लोगों को शामिल करना है जो केवल वंशानुगत राजनीति से नहीं बल्कि सार्वजनिक सेवा के लिए योग्यता, प्रतिबद्धता और जुनून के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोल आज की दुनिया में नेतृत्व की जटिल चुनौतियों का मार्ग निर्देशन करने के लिए आवश्यक जानकारी, कौशल और विशेषज्ञता लाता है। बहुत ही बढ़िया बात बताई है, बहुत आपने ध्यान से सुनी होगी मुझे लगता है। ऐसा मत सोचिए कि वो इतना बड़ा लिखा हुआ है, मैंने आपको बोल के बता दिया, वो जो मैंने बोला है वो समझिए बस। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्या बताएंगे, कितने समय का समय दूं आपको, 10 सेकंड का समय देता हूं। हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस रिक्त स्थान को मनाया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए द्वारा 26 नवंबर 2007 को अपने 62वें सत्र के दौरान स्थापित किया गया था। कब मनाया गया, आपको पता है, हर साल को मनाया जाता है ये दिवस 20 फरवरी, यानी आपको टिक करना था, 20 फरवरी 2025 को मनाया जाता है। भारत ने इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2009 में की थी। 2009 में इनका कौन सा सत्र हुआ था, 63वां सत्र हुआ था। उसके बाद से कहा जाता है कि यह दिवस हर साल मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसमें एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, सोशल जस्टिस। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कल, यानी कल था 20 फरवरी का दिन,
तो डिटेल्ड वीडियो समझ लेना, इसके भाव क्या हैं, सामाजिक न्याय के मायने क्या हैं, समाज में न्याय, सामाजिक मायने, है ना। तो इसमें क्या आपको झलक दिखती है, ये विश्व स्तरीय आह्वान किया गया है यूएनजीए के द्वारा कि आपको समाज में न्याय रखना है। सामाजिक समाज कैसा, हर देश में अलग अलग समाज की भूमिका है, वो वीडियो देखना आपको पक्का पसंद आएगी। समाज जिस प्रकार हम मान के चलो एक समाज में रहते हैं, वहां पे बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, कुछ लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और कुछ लोग बाकी को नीचा समझते हैं, तो अन्याय करते हैं उनके साथ में। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। समान अवसर की समता की बात करते हैं, उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। हम अपने संविधान की बात करते हैं, थोड़ा सी झलक में शायद इसमें दिखाई है मैंने, ये देखो, अपने तो मंत्रालय का नाम भी क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में मैंने उसी वीडियो में बताया है, वो आप चेक कर लेना, आपको समझ में आएगा। समानता और समावेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता क्या है, वो आपको हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी देखने को मिल जाएगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय बात आ गई, समाज में न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये क्या है, ये गारंटी प्रदान करता है हमारा समाज, ठीक है, हमारे समाज को ये हमारा संविधान। तो संविधान की प्रस्तावना में ये सारी बातें कही गई हैं, वो भी आप यहां फील कर पा रहे होंगे। डिटेल्ड वीडियो मैंने कहा चेक कर लेना। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि मानव तस्करी, जबरन मजदूरी आप नहीं करवा सकते, उस पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 23 के दौरान। अब मजदूरी अगर आप किसी से करवाएंगे, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति ही होगा, आप भी एक व्यक्ति हैं, अगर आप उससे जबरन मजदूरी करवाएंगे तो उसका क्या होगा, अन्याय होगा उसके साथ। अन्याय नहीं करना। इस दिवस को मनाने का लक्ष्य क्या है, सामाजिक न्याय कीजिए, और ऐसे कुछ आर्टिकल बनाए गए हैं आपके देश में, तो उस पर क्या है, अमल कीजिए। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है ना। बाल श्रम, बच्चों को काम पर नहीं लगाएंगे, अगर बच्चों को काम पर लगा लिया तो उनको शिक्षा कौन दिलाएगा। काम पर अगर उनको लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जो बच्चों का अधिकार है शिक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, वो क्या है, खंडित होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फिर जैसे हम बात करते हैं डीपीएसपी के बारे में, ये तो मैंने मौलिक अधिकारों के बारे में बात बताई है, उसके बाद डीपीएसपी के बारे में, है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। अनुच्छेद 37 में कुछ एक बताए हैं, सारे नहीं बता रहा हूं मैं, सारे उस वीडियो में चेक कर लेना, ठीक है। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, उसमें कहा गया कि डीपीएसपी हालांकि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन शासन के लिए आवश्यक है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, राज्य को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। राज्य कम करेगा, लेकिन कानूनी रूप से लागू करने की आवश्यकता नहीं है, ये शासन के लिए आवश्यकता है, चाहे वो कैसी योजनाएं लेकर आए वो अलग बात है, ठीक है। तो इसका जो भाव है, सामाजिक अन्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय, है ना, राजनीतिक न्याय, मैंने अभी आपको किसमें बताया है, ये देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये हमारे संविधान में भी आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 39 में क्या है, समान आजीविका, उचित मजदूरी, शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 39A क्या कहता है, अगर कोई वंचित रह गया है, जो मुख्य धारा में नहीं आया, उसके लिए क्या करेंगे आप, कानूनी सहायता की गारंटी देंगे। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, भेदभाव को रोकने के लिए एससी, एसटी और कमजोर वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक और आर्थिक प्रोत्साहन को अनिवार्य करना है। यह क्या है, डीपीएसपी का काम है। डीपीएसपी के अंतर्गत आप कह सकते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व, सिद्धांत उनका होना चाहिए राज्य का, ये राज्य करेगा। उसके बाद में कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, पहले 10 थे, उसके बाद 11 हो गए। इसमें लिस्ट पढ़ सकते हैं आप। इसमें देखिए एक भाव है, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो संविधान, जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हों। यानी क्या बात कही गई है, न्याय की बात हो रही है। फील करो इस भाव को कि हाँ, वास्तव में अगर हम इस बात पर चलेंगे, समान भ्रातृत्व की भावना रखेंगे,
तो हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे होंगे। यही तो है इस दिवस को मनाने का लक्ष्य, यानी विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। उसके बाद में ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य था जिसे 2002 में जोड़ा गया था, उसमें क्या कहा गया है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच अपने जो बच्चे हैं या बच्चियां हैं उनको आप शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, समान अवसर की बात कही गई है अनुच्छेद 16 में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप उनके जो मौलिक अधिकार हैं, उनका जो अधिकार है राइट टू एजुकेशन है ना, तो आप उसका सम्मान कर रहे हैं, उसके साथ कोई आप अन्याय नहीं कर रहे हैं। छोटे से छोटे स्तर पर देखना है, बड़े से बड़े स्तर पर देखना है, अन्याय नहीं। यही है इस दिवस को मनाने का लक्ष्य, और दिवस का नाम कल मनाया गया, डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दी, उस पर नाम है उसका विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है जी। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। श्रम एवं रोजगार सचिव ने रिक्त स्थान की अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक 2025 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। किसने किया है? 10 सेकंड का समय है बस आपके पास, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बता देंगे। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी लेड द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप 2025 चेयर्ड बाय। आपने लिखा होगा दक्षिणी अफ्रीका, तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। दक्षिणी अफ्रीका से याद आया, हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर वो भी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गए हुए हैं। वहां पर वो इस सम्मेलन में जो G20 से संबंधित यहां पर अधिकारी आए होंगे उनसे साथ वो क्या करेंगे, बैठक करेंगे। श्रम एवं रोजगार सचिव ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में G20 रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक 2025 में भारतीय प्रतिनिधित्व का क्या किया है, प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। क्या लिखा है? दक्षिण अफ्रीका। युवाओं को उपयुक्त कार्य के लिए प्रोत्साहित करने, समावेशी श्रम बाजारों, युवाओं और महिलाओं के लिए बेहतर रोजगार, पुनर्वास, दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रोजगार पर चर्चा हुई। इसमें सुश्री सुमिता डावरा सचिव है ये किसकी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की। तो इन्होंने यानी इनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जो था वो शुरू हुआ। इन्होंने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से नेतृत्व किया। कब से कब तक चलेगा ये? 18 से लेकर 21 तक चलेगा ये। और आपको पता है आज क्या है, 21, आज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिणी अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में आपको ये देखने को मिला होगा। आपने इसके बारे में और भी जानकारी हासिल की होगी, थोड़ा और पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैंने और बातें भी लिखी हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले थोड़ी सी और बात कर लीजिए, इस बैठक में क्या क्या प्राथमिकताएं थी, कौन कौन से जो मुद्दे थे उन पर बातचीत हुई। एक तो था समावेशी विकास और युवा रोजगार मिले। दूसरी बात क्या थी? समावेशी कार्य के भविष्य के लिए सामाजिक सुरक्षा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। ठीक है जी। तो G20 रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक में G20 सदस्य जो देश हैं वो भी सम्मिलित हुए। अब आपको ये बताना है G20 में कौन कौन से देश आते हैं जो इसमें शामिल हुए। कमेंट में बताएंगे, सभी उनकी लिस्ट ही बता देंगे पूरी, ठीक है। उन्होंने रोजगार पर बात की, सामाजिक सुरक्षा पर बात की, कौशल विकास के संबंध में अपने अपने नीतिगत दृष्टिकोणों पर बल दिया। ठीक है जी। और साथ में कहते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और नॉर्वे सहित आमंत्रित जो सदस्य देश थे उन्होंने भी क्या किया, प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र थे उन पर अपने विचार व्यक्त किए। ठीक है, चलिए जी बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देंगे क्या आएगा जवाब इसका। हाल ही में केंद्र सरकार ने रिक्त स्थान को एक विशेष गैर संक्रामक रोग NCDs स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत की है। कब की है शुरुआत, जल्दी जल्दी से बता देंगे, क्या आएगा जवाब इसका। NCDs तो ये कब किया गया है, तो आप लिख देंगे ये 20 फरवरी यानी कल किया गया है। तो आपने ये लिखा होगा तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। गैर संक्रामक क्या होते हैं? गैर संक्रामक वो रोग होते हैं जो संक्रमण से नहीं फैलते हैं। तो फिर कैसे फैलते हैं? वो लॉन्ग अवधि जो लंबी अवधि में फैलते हैं। नाम इंग्लिश में अगर देखेंगे तो देख सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCDs बोलते हैं। इसके लिए स्क्रीनिंग ड्राइव जो है उस अभियान की शुरुआत हुई है
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो भी 30 वर्ष या फिर 30 वर्ष से ऊपर हैं या इससे ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं, उनका टेस्ट होगा, उनकी बॉडी की स्क्रीनिंग की जाएगी। उनमें किसी प्रकार का ऐसा रोग पाया जाता है जो कि गैर संक्रामक रोग है, जैसे मान के चलो कौन से रोग मैं बताऊं आपको, कैंसर की बात करते हैं, ये संक्रमण से नहीं फैलता है। तो अगर ऐसा रोग हो तो फिर उसका चिकित्सा, उस इलाज उसका किया जाएगा। चलो थोड़ा सा वो विस्तार से समझते हैं। डब्ल्यूएचओ के बारे में सभी जानते होंगे। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां पर है, इसके बारे में कमेंट में बता देना। चलिए वापिस आ जाइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन्होंने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की क्या है परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि एक तो जो हार्ट डिजीज होती हैं, वो स्ट्रोक की बात करते हैं, वो कैंसर, डायबिटीज, क्रोनिक लंग डिजीज, ये जो है ना, ये क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। और इन्हीं पर क्या है, इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को लेकर क्या है, ये अभियान शुरू किया गया है। और 30 वर्ष या 30 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उनमें ऐसी बीमारी पाई जाती है तो फिर क्या होगा, उनका इलाज किया जाएगा। उचित इलाज सुनिश्चित करवाने की यह बात कही गई है। और किसके नेतृत्व में शुरू किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य की बात हो रही है। अब ये डब्ल्यूएचओ क्या कहता है? डब्ल्यूएचओ कहता है कि जितनी वर्ल्ड वाइड जितनी भी मृत्यु होती है ना, उसमें से 74% मृत्यु ऐसी हैं जो इनके कारण आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? अब इसने ये भी कहा है कि एनसीडीज शेयर 5 मेजर रिस्क फैक्टर, यानी एनसीडीज होने के 5 फैक्टर वो कौन कौन से हैं। एक तो है कि आप तंबाकू यूज करते हो, आपको ऐसी बीमारी हो सकती है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी आप कुछ काम ना करें, सारा दिन व्यस्त वेले रहना, ठीक है ना, मस्ती के साथ बस कुछ नहीं करना, तो फिजिकल इनएक्टिविटी अगर रहेगी तो भी ऐसे चांसेस हैं कि ऐसी डिजीज हो जाए। हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का अगर आप ज्यादा यूज करते हैं, शराब वगैरह ज्यादा पीते हैं, आदत पड़ जाती है, वो भी क्या है, एक कारण है। इसके अलावा आप ये भी नहीं करते हैं तो आप डाइट अच्छी नहीं लेते होंगे, कुलचा खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा, ये ऊटपटांग चीजें खा लिए, गोलगप्पे खा लिए, लंबे समय तक ऐसे खाओगे तो बीमारियां होनी स्वाभाविक है। एयर पोल्यूशन, यानी आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां की हवा इतनी साफ नहीं है, जैसे दिल्ली जैसे एरिया में बात करें, बीमार हो जाते हैं अक्सर। तो ऐसे ये जो कारण है, ये कारण है ऐसी बीमारियों के। ऐसी ही बीमारियों के बारे में चेकअप किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, किन व्यक्तियों का जो कि 30 वर्ष या उससे ऊपर हैं। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, समय पर पहचान करनी और उनका इलाज सुनिश्चित करवाना, यही लक्ष्य है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री रिक्त स्थान ने नई दिल्ली में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल शुरू किया है। तो यहां पर ईपीएल का एक छोटा सा ब्यौरा आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि ये डिजिटलाइजेशन की दुनिया में एक बढ़ता हुआ कदम है। इससे क्या होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और भी यहां पर क्या है, ये इजी हो जाएगा। असेसिबल वाया ओजीसीए मोबाइल एप्लीकेशन, डिजिटल वर्जन होगा ये फ्लाइट क्रू लाइसेंस का, स्टोर्ड सिक्योरली ऑन मोबाइल डिवाइस, ये भी अच्छी बात है। रियल टाइम अपडेट आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, इन्वायरमेंटल एंड कॉस्ट बेनिफिट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये एम्पावरिंग इंडियन पायलट्स ग्लोबली विद स्ट्रीमलाइन वेरिफिकेशन, तो ग्लोबल लेवल पर आप देखेंगे तो भारतीय जो पायलट हैं उनको एक अलग आप कह सकते हैं एम्पावरमेंट। आपको इसका जवाब देना है कमेंट में। ठीक है जी, चलिए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीकली करंट अफेयर्स की कक्षा में जुड़ना, उस कक्षा में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा जो मैंने डेली क्लास में आपसे पूछ लिए हैं। बच गए जो क्वेश्चन हैं वो वीकली में हो जाएंगे। अगर आप इस कक्षा में नए आए हैं तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि समय से पहले आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे फेसबुक की बात करें, ट्विटर एक्स की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, व्हाट्सएप चैनल की बात करें, ट्विटर एक्स, टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयरचैट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप यूज करते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है जी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। 10 मिनट शो बाय विजय भारत सर। कल मैंने 2 वीडियो अपलोड की थी, एक तो थी दिल्ली सीएम जो बनी है उनको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की सीएम की कहानी ही बता दी मैंने, शुरू से लेकर वर्तमान तक, यानी कल तक मैंने बता दी थी वो बात। दूसरी मैंने आपको बात बताई थी, एक दिवस जो कल मनाया गया था, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी झलक बताने का प्रयास किया था कि भारतीय तत्व कहाँ आपको देखने को मिलता है कि सभी लोगों को सामाजिक तौर पर न्याय मिले। मैंने संविधान के बारे में थोड़ी बातें बताई जो आपको देखनी है। तो मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।